नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए हम आपको एमसीक्यू जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारे जो एमसीक्यू थे साइंस, सोशल साइंस और हिंदी के, इन सभी के हो चुके हैं। सबसे लास्ट वाला जो वीडियो था वो हमारा वन लाइनर था, वो साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज फोर्थ सेमेस्टर के पेपर वन आपका जो आरंभिक स्तर पर भाषा गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास पेपर है, इसके एमसीक्यू देखेंगे। एक्चुअल में इसमें टोटल एमसीक्यू 150 दे रखे हैं, तो इसलिए आधे आधे प्रश्न देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में 75 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे और बाकी 75 कल देख लेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न है ये पवन सीरीज के थ्रू हम आपको करा रहे हैं। राजन अलग होते हैं और इनमें पवन आते हैं अलग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है लास्ट में सबसे एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पठन के कितने प्रकार जो है वो हैं। 2, 3, 4 या 6, 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कौन सा सही होगा। 75 प्रश्न ज्यादा है तो थोड़ा हम स्पीड में लेकर चलेंगे, आप भी मेरे साथ स्पीड बनाए रखिएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था अति लघु में 2017 में, और वहां पर जो था आपको लिखने भी थे कितने प्रकार होते हैं। तो बात करें उत्तर की, 4 ऑप्शन आपका सही होगा सा वाला। तो एक प्रकार होता है आपका मुद्रा भाव पठन, दूसरा होता है आपका दृश्य पठन, तीसरा होता है आपका अभिनय पठन और चौथा होता है आपका चित्र पठन। तो ये 4 प्रकार होते हैं, नाम रट के रखिएगा। मैंने कहा है ना 2017 में आया था। कौन कौन से? मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनव पठन और चित्र पठन। अगला प्रश्न कह रहा है लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या जो है वो कितनी है। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। यहाँ पर प्रश्न को जैसे पूछा गया, आप कंफ्यूज अवश्य हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि जो लेखन कौशल होता है, लिखना जो होता है, उसको कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तत्व होते हैं, दोष होते हैं, कौन कौन से, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में 5 आपका सही होगा। सबसे पहला होता है जो सिरे रेखा, जैसे अभिव्यक्ति में ये ऊपर आप लाइन खींचते हैं तब लिखते हैं, तो ये जो सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं फिर उसके ऊपर कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि भाषा हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये जो सिरो रेखा है इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। इसकी उपेक्षा आप कर रहे हैं तो वो आपके एक दोष में आता है या तत्व को प्रभावित में आता है। दूसरा आपका होता है शब्दों के बीच का अभाव, कुछ लोग गैप करके बहुत लिखते हैं। तीसरा कह रहा है अक्षरों का विकृत आकार, टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। चौथा कह रहा है विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, क्वेश्चन मार्क कहीं लगा दिया, फुल स्टॉप कहीं या पूर्ण विराम कहीं लगा दिया, इस टाइप से। और पांचवी और लास्ट होती है आपकी अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी त्रुटियां, जहां पर बिंदी लगानी वहां चंद्र बिंदी लगा दी, जहां चंद्र बिंदी लगानी वहां बिंदी लगा दी। तो ये 5 आपके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक, शैक्षिक। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में। बात करते हैं उत्तर की, तो पठन भाषा शिक्षण का रूप व्यवहारिक जो है वो आपका होता है। अगला प्रश्न कह रहा है लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। बताना है आपको चारों में से कौन सा सही होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सुंदरता, वचनीयता, लेखनीयता या क्रमबद्धता। तो आप कहेंगे क्रमबद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो महत्वपूर्ण बिंदु भी आपका लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत यही हो जाएगा। भाषा की कितनी इकाइयां हैं? अगला प्रश्न कह रहा है 2, 3, 4 या 5। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में छांटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करें, यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो आपका बा वाला ऑप्शन दे रखा है, 3 दे रखा है, जो कि आपका गलत है। क्यों? क्योंकि भाषा की तो आपकी 5 इकाइयां होती हैं। तो दा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कौन कौन सी होती हैं? ध्वनि होती है, वर्ण होती है, शब्द होती है, पद होता है और वाक्य होता है। तो ये आपके 5 होते हैं। कौन कौन से? ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर लास्ट में वाक्य। यहीं से प्रश्न एक पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या कहेंगे? ध्वनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जाता है। एकदम रट के रखिएगा पांचों के नाम भी, क्योंकि आपसे अति लघु में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न कह रहा है वर्ण के भेद होते हैं। 2, 3, 4, 6, 4 ऑप्शन बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। वर्ण के भेद हैं 2, 3, 4, 6। तो 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 2 सही हो जाएगा। एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। तो यही दोनों वर्ण के भेद होते हैं, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 6, 5, 9, 3। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका 3 सही होगा। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है ह्रस्व स्वर,
दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। तो ये 3 टाइप होते हैं जब आपसे कहा जाए मात्रा के आधार पर। इसी में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन भी, एक मात्रा का समय, दो मात्रा का समय, अधिक मात्रा का समय, इस टाइप से आप जब उच्चारण करते हैं इनमें तो देखते भी हैं। तो 3 आपका सही होगा। देखते हैं 8वां प्रश्न, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए। 12 है, 24 है, 33 है, 19 है। हिंदी में पूछा गया। यहाँ पर अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप देखिए आरंभिक स्तर वाला, तो 2 आपके सब्जेक्ट हैं इसमें मेल, एक मैथ मिली हुई है और दूसरा हिंदी मिली हुई है। इन दोनों का मिक्स करके ही ये सब्जेक्ट बनाया गया है, आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। तो 4 ऑप्शन में बात करते हैं उत्तर की। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन में दोनों आपका आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन भी और द्वित्व व्यंजन भी। अब देखिए संयुक्त व्यंजन तो आपने अवश्य सुना होगा, पर द्वित्व व्यंजन नहीं सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। आप देखते हैं कि द्वित्व व्यंजन में कि एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ फिर से आना, जैसे आप देखिए दिल्ली लिखते हैं तो दिल्ली में ला आती है, फिर पूरी ला आती है, तो दिल्ली आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ फिर से आना द्वित्व जो है वो प्रयोग के अंतर्गत आता है। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जो व्यंजन दो या दो से अधिक जो व्यंजन होते हैं उनके मिलने से बनता है, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। समझ गए आप दोनों चीजें? तो आपका यहाँ पर सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद बताइए। 4 ऑप्शन है, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आवा बा, स्रोत के आधार पर ये डिवीजन होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जैसे आगे प्रयोग के आधार पर पूछा, फिर कोई और आधार पर पूछा जाएगा, तो स्रोत के आधार पर ये दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 11 प्रश्न कह रहा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। विकारी अविकारी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ भी आपका दोनों हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जब प्रयोग के आधार पर पूछे तो विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है ध्वनि क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा है, शिक्षा अर्जन करने का माध्यम है, दोनों है, तो आप कहेंगे दोनों है। आप भाषा के रूप में भी यूज करते हैं, पर शिक्षा अर्जन करने का माध्यम है ही है। अगला कह रहा है ध्वनि के मूल तत्व हैं सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता या सभी? आप कहेंगे सभी हैं ध्वनि के मूल तत्व। अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं उत्पादन, संवहन, ग्रहण या सभी? तो आप कहेंगे सभी हैं। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें, उसमें उत्पादन भी होना चाहिए, संवहन भी और ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा ना आप कुछ बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। 15 प्रश्न कह रहा है ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। मानव जो है उसके मुख से निकली श्वास का अध्ययन किया जाता है, या निसृत ध्वनि का किया जाता है, या निकली चीख का किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चीख वर्ड लिखा है, निगेटिव है, बिल्कुल नहीं होगा। श्वास का हो सकता है, ध्वनि का हो सकता है, दोनों में कौन सा ज्यादा सही होगा? तो ध्वनि का अध्ययन ज्यादा किया जाता है, तो ध्वनि विज्ञान में अध्ययन बा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न देखते हैं मनुष्यों या मनुष्य जो है उसके उच्चारणों उपयोगी अव्यय हैं काकल, कंठ, दंत या सभी? जो उच्चारण आप करते हैं, कोई चीज बोलते हैं, उसमें क्या क्या हेल्प करता है? काकल, कंठ, दंत या सभी? तो आप कहेंगे सभी की हेल्प से ही आपका उच्चारण होता है, क्योंकि आप देखते हैं का चा टा ता पा वर्ग में ये कंठ से भी उच्चारण होता है, दंत से भी हो रहा है, सबसे होता है, तो आपका सभी हो जाएगा। 17 प्रश्न कह रहा है ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, 32, 36, 34, 35। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 36 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में पूछी जाए तो 33 आप लगाइएगा, जो भी ऊपर प्रश्न आया था। 18 प्रश्न कह रहा है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है जीवा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, या दोनों के आधार पर? आप कहेंगे जो हिंदी ध्वनियां हैं जीवा के आधार पर भी कर सकते हैं, इसमें टच हो रही है उसमें नहीं हो रही। ह्रस्व दीर्घ का मतलब क्या है? कम छोटी मात्रा, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा, इनके आधार पर भी कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आपका आ व बा दोनों सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ह्रस्व में स्वर कितने होते हैं? 10, 9, 4, 14। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे टोटल 9 होते हैं। नहीं, यहाँ पर तो प्रश्न में स्वर पूछा गया, तो 9 क्यों आप लगाएंगे? आप तो 4 लगाएंगे। इन चारों में भी आपका कौन कौन से होते हैं? आपका आ होता है, और छोटी ही होता है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ होता है, और जो री से ऋषि वाला होता है ये कहीं कहीं आपको नहीं लिखा होता है। क्यों नहीं लिखा होता है? क्योंकि जो री से ऋषि वाला होता है ये आपका प्रयोग केवल संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें किया जाता है, जैसे ऋषि हो गया, ऋतु हो गया, कृषि हो गया। इसलिए कहीं कहीं आपको 3 ही देखने को मिलते हैं, पर 3 तो ऑप्शन में है नहीं,
तो 4 को आप टिक करेंगे। आ ई उ री ये आपके हृदय स्वर में आते हैं। 20 प्रश्न कह रहा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृति मतलब जब आप बोलते हैं कोई चीज को तो आपके जो होठ है उनका आकार वृत्ताकार स्वर, जो यानी कि जब बोलते हैं तो वृत्त के आकार का हो जाता है तो वृत्ताकार स्वर निकलते हैं, और नहीं होता है तो अवृत्ताकार स्वर। तो इन दोनों में डिवीजन किया गया है तो दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 प्रश्न कह रहा है उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं अनुनासिक, निरनुनासिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी टाइप के आपके यहाँ पर प्रश्न लगभग आए जा रहे हैं। डी आंसर आपका आ व बा दोनों ही है हर जगह, पर आपसे कैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप टिक कर ले जाएंगे, और यही प्रश्न आपसे अति लघु में भी पूछ लिया जाएगा तो कम से कम आप लिख तो ले जाएंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर आपसे पूछ लिया गया तो आप लिखेंगे अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक। यही ओष्ठाकृति के आधार पर पूछा जाएगा तो भी लिख लेंगे। अगला प्रश्न 22 कह रहा है कि किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका छोटा आ सही हो जाएगा। इसी से मिलकर आधी चीजें बनी है तो आप क्या कहेंगे कि सा आ जो है इसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। क्यों नहीं है इस चीज को भी समझिए। जैसे आप लिखते हैं का तो आपका बनता किस प्रकार से है, ये हलंत वाला का प्लस आ इस टाइप से मिलकर बनते हैं सारे, इसीलिए यहाँ पर बताया गया। अगला प्रश्न 23 कह रहा है ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, और यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयव जो है उनके द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न से, या सभी से। 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। तो सभी से उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, ये सभी में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल स्वर तंत्री में कंपन से होते हैं, श्वास की मात्रा से भी होते हैं। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो ऐसा थोड़ा नहीं सभी में बस बराबर मात्रा में श्वास जो है वो लेते हैं रिलीज करते हैं, अलग अलग होता है। 24 प्रश्न कह रहा है कि कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों में कल्पना और तर्कशक्ति का विकास करना, बिल्कुल है। छात्रों में भावनात्मक चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, बिल्कुल है। चरित्र का निर्माण तो बहुत ज्यादा है। उपरोक्त सभी आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नाटक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। पॉइंट जो मैं ये बता रहा हूँ सभी वाले इनको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा जब कविता शिक्षण के उद्देश्य लिखिए 1 लाइन में, तो आप इनको याद रखेंगे तभी लिख पाएंगे। नाटक शिक्षण के उद्देश्य 4 ऑप्शन है। पहला कह रहे छात्रों में सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, बिल्कुल। छात्रों में शब्द और सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बिल्कुल। बालकों का स्वास्थ्य मनोरंजन करना, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 25 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 75 तक हमें जाना है, तो लगभग थोड़े आधे से ज्यादा तो हो ही गए हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत आपके एक लाइक से मोटिवेशन से मिलता है, तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत आपके लिए कर सकूंगा। तो कोशिश कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की। 25 प्रश्न हो गए हैं, आधे से लगभग कम ही कह सकते हैं क्योंकि 100 का आधा 50, तो 75 का आधा 37.5, तो 25 प्रश्न हमने देख लिए हैं। 26 प्रश्न कह रहा है खा वर्ण कौन से वर्ग में आता है। चा, पा, का या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। बिल्कुल आपका का वर्ग सही हो जाएगा। का वर्ग में आपका का खा गा अंगा आता है, तो खा भी उसमें आता है, आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग ये लिखेंगे बहुत स्पीड में सर पढ़ा रहे हैं। स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सरल सरल क्वेश्चन है, इसमें आप टाइम क्यों वेस्ट करेंगे अपना। जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को खत्म कर लेंगे। जहां कठिन होंगे हम रुक के सारी चीजों को समझते हैं, पॉइंट सारे समझते हैं। प्रश्न अगला 27 है अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं। तो आप सभी जानते हैं 26 जो है आपके लेटर होते हैं अंग्रेजी में। अगला कह रहा है अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जैसे ये प्रश्न आया, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि 3 होते हैं आपने टिक लगा के चले आए। अर्थ की दृष्टि से शब्द के आपके 3 जो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका रूढ़, 1 मिनट में इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा, रूढ़। दूसरा होता है आपका यौगिक, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। तो ये नाम भी आपको एक साथ में पता होना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से जब आपसे पूछा जाए, रूढ़ क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने और कोई विशेष अर्थ प्रकट जो है वो करते हो। और मेन आप कह सकते हैं कि रूढ़ में इनको तोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। कोई भी आप शब्द ले लीजिए, जैसे कल ले लीजिए, कल आप कहते हैं तो का और ला को अलग अलग बोलेंगे तो कोई अर्थ है, आप कहेंगे नहीं है। तो ये आपके रूढ़ में आते हैं। यौगिक में क्या आते हैं, यौगिक में वे शब्द आते हैं जो मिलकर बने होते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है, तो ऐसे शब्दों को अलग अलग करने पर जो अलग हुए शब्द हैं उनका भी अर्थ होता है। जैसे मैं आपसे कहूं देवालय, तो देव का भी अलग अर्थ है, आलय का भी अलग अर्थ है। योग गुण क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ ना प्रकट करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं,
जैसे कि दशानन आपका वर्ड होता है, दशानन हम किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं, तो दशानन आपका क्या करता है, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, वो आपका योग रूढ़ होता है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज है। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये पूछा जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। 2 4 6 8 जल्दी से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से या आबा सादा में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 8 जो है आपके होते हैं। आठों नाम मैं बता रहा हूं। पहला होता है आपका विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है आपका निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा होता है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा होता है आपका आज्ञावाचक वाक्य, छठा होता है आपका इच्छावाचक वाक्य, सातवां होता है आपका संकेतवाचक वाक्य और आठवां होता है आपका संदेहवाचक वाक्य। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और उसके बाद संदेहवाचक वाक्य। तो ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 30 प्रश्न कह रहा है प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। 6 4 2 3 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर प्रश्न, एक होता है बाह्य प्रश्न। ये जब उच्चारण करते हैं उसी में डिवीजन किया गया है। 31 प्रश्न कह रहा है यार अलावा व्यंजन है, स्पर्श है, उसमें अंतस्थ है, इनमें सभी हैं। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा एबीसीडी में से। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 11 अलावा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 32 प्रश्न कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। अरे आप सभी जानते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक चुटकी में आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते थे। 33 प्रश्न कह रहा है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। शब्द, वाक्य, वर्ण, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। वर्णों के सार्थक समूह को बिल्कुल शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है पाठशाला शब्द क्या है, और योग रूढ़ है, यौगिक है, रूढ़ है। मैं तीनों चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए पाठशाला को आप क्या कर सकते हैं, अलग करके देखिए। पाठ अलग कीजिए, शाला अलग कीजिए। तो पाठ मतलब और शाला मतलब दोनों का अलग अलग अपना सेंस है, तो आपका यौगिक में होता है। और जब दो इस प्रकार के मिलकर बने होते हैं तो वो यौगिक शब्द होते हैं, तो यौगिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 2 4 1 जल्दी से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 3 आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका होता है साधारण, इसी को हम कहते हैं सरल वाक्य, साधारण या सरल वाक्य। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य। जब बात की जाए रचना के आधार पर, अभी मैंने जो वाक्य के प्रकार बताए थे वो कौन से बताए थे, वो मैंने अर्थ की दृष्टि से बताए थे। यही मैंने आपको क्या ध्यान रखिए कि कब कहाँ क्या पूछा गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार पूछे तो 8 होते हैं। जब यहाँ पर बात करेंगे तो रचना के अनुसार पूछा है, रचना के अनुसार 3 होते हैं, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं 36। इन तीनों के बारे में हम नहीं बता रहे क्योंकि थोड़ा लेंथी या समझेंगे हम इसको अलग से। वाक्य के भाग हैं उद्देश्य विधेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप जानते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल जानते होंगे, उसी को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और विधेय। खा ध्वनि पूछा गया है, महाप्राण अल्प प्राण दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। अल्प प्राण और महाप्राण का कंसेप्ट ये एक्चुअल में होता है, जो आप वर्ग देखते हैं का वर्ग जैसे आप लिखते हैं तो उसमें पहला का, फिर खा, फिर गा, इस प्रकार से जो 5 तक आपका डिवाइड हो रखा होता है, तो उसमें आप पहला, तीसरा और 5वां, ये 1 3 5 का कंसेप्ट याद रखिए। ये आपका क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अब यदि आप देखिए खा, तो खा आपका का के बाद आता है, का खा गा गा अंगा, इस प्रकार से होता है। तो खा दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो जो अल्प प्राण में नहीं आएगा वो किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। तो खा ध्वनि कैसी है आपकी, महाप्राण है। तो आ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा वो आपका आता है महाप्राण में। समझ गया आप। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको सब रख करके कि पहला, तीसरा, 5वां आता है अल्प प्राण में, दूसरा और चौथा आपका आता है महाप्राण में। अगला प्रश्न 38 कह रहा है का ध्वनि का उच्चारण स्थान है कंठ, ओठ, मूर्धा, द्वंद। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो कंठ आपका सही हो जाएगा। ट्रिक होती छोटी सी, के टी एम डी ओ। के से आपका कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से जो है वो दंत और ओ जो है लास्ट वाला उससे हो जाएगा ओष्ठ। और इसी को आप सीरियल से लिखते हैं के टी एम डी ओ। अब जैसे का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग, इस टाइप से हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या लिखते हैं, का वर्ग लिखते हैं, यानी का जो उच्चारण का वर्ग का होगा वो कंठ से होगा। फिर दूसरा हम क्या लिखते हैं, चा वर्ग लिखते हैं, उसमें आपका तालु से होगा। देखिए का ही पूछा गया था, कंठ आपका यहीं से आपको समझ में आ रहा है, चा का तालु हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो आपका
टा वर्ग होता है जो कि आपका मूर्धा से होता है, और इसी प्रकार आपका आगे ता होता है और लास्ट में आपका पा होता है। तो इसको जोड़ के देखेंगे तो क च ट त पा, कच ट प, इस टाइप से कटप्पा का थोड़ा सा साउंड आएगा, क च ट त पा। इसी प्रकार के टी एम डी ओ, तो इस प्रकार से जोड़ के याद रखिएगा आपका। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 39। प्रश्न क्या कह रहा है, आ ई उ री स्वर हैं, दीर्घ प्लुत ह्रस्व या इनमें से कोई नहीं। यही प्रश्न मैंने आपको कराया था, बिल्कुल आप बता ले जाएंगे चुटकियों में। क्या होगा उत्तर, बिल्कुल सा हो जाएगा। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ये चारों आते हैं, जहां मैंने री बताया था संस्कृत शब्दों में यूज किया जाता है। 40 प्रश्न कह रहा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। ब्राह्मी, फारसी, खरोष्ठी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल ब्राह्मी जो है वो सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ, तो ब्राह्मी में हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, सुलेख विहीनता या ध्वनि विपर्य है। चार ऑप्शन में कारण नहीं आपसे पूछा गया है, तो उत्तर की बात करें तो सुलेख विहीनता आपका कारण अशुद्ध उच्चारण का जो है वो नहीं होता है, बाकी सभी आपके हैं। अगला कह रहा है, विराम चिन्ह जो है इसको क्या कहते हैं। पूर्ण विराम कहते हैं, प्रश्न विराम कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं या विस्मय सूचक कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं इसे, बिल्कुल आप इसे तो विस्मय सूचक, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। विराम चिन्ह जो है कॉमा इस प्रकार से लिखा है, इसको क्या कहते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन आ अल्प विराम सही होगा। कॉमा को क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। तो ऐसे ही पूछा जाता है प्रश्न, तो आपके ये भी कोर्स में है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, तो विराम चिन्ह। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। 35, 52 या 37 या 38। तो आप सभी जानते हैं टोटल 52 होती है, 52 याद रखिएगा। 45 प्रश्न कह रहा है, दंतव्य व्यंजन का वर्ण ना किस वर्ग में आता है। अब ना यहाँ पर पूछ लिया गया है, ना किस में आता है, तो आप कहेंगे जो आपका ता वर्ग होता है, दंत से उच्चारण में दंत व्यंजन जो है उसका जो ता वर्ग होता है, जिसमें आपका ता आता है, धा आता है, इसी प्रकार दा आता है, इसी प्रकार धा आता है और साथ में ना भी आता है। तो ना ही तो पूछा गया था किस वर्ग में आता है, तो ये ता वर्ग में आता है। तो आपका ऑप्शन सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 प्रश्न कह रहा है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह में प्रयोग होता है विराम चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा वाला सही हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार से आपका बनता है, और ये आपके आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, शोक हो गया, उत्साह हो गया, एक्सक्लेमेटरी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो यहाँ पर यूज होता है। कोष्ठक चिन्ह अगला पूछा गया है, ये तीन प्रकार के बने हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा है। तीनों ही आपके होते हैं बड़े छोटे के आधार पर, तो आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला मध्यम होता है, सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। नॉर्मली आपका सबसे छोटा लगा रहता है, आप देखते हैं जो सा नंबर पे लगा हुआ है, तो तीनों होते हैं। अगला 48 प्रश्न कह रहा है, इति श्री के लिए प्रयोग होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इस प्रकार से बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ये आपका होता है इति श्री के लिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 49 प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रकार से चार ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बिल्कुल आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, तो सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, निदेशक चिन्ह या डैश क्या है, बताइए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको निदेशक चिन्ह छांटना है। डैश ये होगा, ये होगा, ये होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं डैश इसी प्रकार का होता है, आपको नहीं भी पता है तो इंग्लिश में आप डैश इसी को बोलते हैं, यही सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसे निदेशक चिन्ह के नाम से जानते हैं। वैसे भी आपको सभी पता होने चाहिए कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, तो उसमें आपका ये भी आ जाएगा। तो 50 प्रश्न देख लिए, 25 प्रश्न और शेष रह गए हैं, और 50 प्रश्न हमने देखे हैं 23 मिनट में कुल। सोचिए इतनी स्पीड में हम आपके लिए देख रहे हैं, आपका भी समय बचा रहे हैं। आप अपना फर्ज पूरा करते रहिएगा। कैसे फर्ज पूरा करना है, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। तो बस वीडियो को लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा। बाकी मुझे और अपने मोटिवेशन के लिए नहीं चाहिए, मुझे खुद के मोटिवेशन के लिए बस लाइक चाहिए होता है। 51 प्रश्न देखते हैं। लेखन को प्रारंभ करने हेतु सावधानियां हैं। चिकनी तख्ती का होना, लेखनी तख्ती पर हाशिया बनाना, या सभी। तो लेखन को प्रारंभ करने के लिए सबसे ज्यादा जो सावधानी की यदि हम बात करें, तो आप कहेंगे चिकनी तख्ती का होना भी जरूरी है। खुरदुरा होगा तो आपका ये जो लिखेंगे वो गड़बड़ा जाएगा। लेखनी तो सुंदर होनी चाहिए, तख्ती पर हाशिया बनाना भी, तो सभी आपका सही हो जाएगा। अनुनासिक चिन्ह यहाँ पर पूछा गया है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका सा वाला जो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से चंद्र बिंदी बनी हुई है, ये अनुनासिक चिन्ह में आता है। और यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे आपके अनुनासिक कहलाते हैं। और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर हम अनुनासिक चिन्ह लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं।
तो ये आपका सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम्पल भी अगर मैं आपसे कहूँ क्या हो सकता है, तो कुआं आपका हो जाएगा। कुआं जब आप लिखते हैं तो ऊपर चंद्र बिंदी लगाते हैं। चांद आपका हो जाएगा, चांद आप लिखते हैं तो ऊपर चंद्र बिंदी लगाते हैं। अंधेरा आपका हो जाएगा, अंधेरा आप लिखते हैं तो ऊपर चंद्र बिंदी लगाते हैं। सब इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 53। ढा वर्ग किस वर्ग में आता है? 4 ऑप्शन है, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सोचिए, स्पीड बढ़ाइए अपनी। तो बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा। टा वर्ग में आता है आपका। टा वर्ग में, टा वर्ग में क्या क्या आता है आपका? टा आता है, ठा आता है, देखिए मैं लिख भी देता हूँ, टा आता है, ठा आता है, डा आता है, फिर ड़ आता है, यही आपसे पूछा गया था। और ड़ा भी आता है। ये सभी अगर पूछ लिया जाए कि उच्चारण कहाँ से होता है, तो मूर्धा से होता है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 कह रहा है कोमल का विलोम शब्द बताइए। कठोर, मुलायम, निर्मल या स्पर्श में अच्छा? तो स्पर्श में अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। अब कठोर, मुलायम, निर्मल में से छाटिए, बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो कोमल का विलोम कठोर आपका होता है। 55 प्रश्न कह रहा है गणेश का समानार्थी बताइए। शंबर होगा, गजाहा होगा, लंबोदर होगा, कलानिधि होगा। थोड़ा सा सोच समझ के लगाइएगा, कई बार क्या होता है आप जल्दी बल्दी में ये गलत कर देते हैं। तो गणेश जो है उनका समानार्थी लंबोदर होता है। 56 प्रश्न कह रहा है अगम का अर्थ क्या होता है? आसान होता है, रास्ता होता है, दुर्लभ होता है या आगे होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो दुर्लभ होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगम का अर्थ दुर्लभ होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 57 स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता है वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, मात्राएं कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका व्यंजन जो है कहलाते हैं, स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि का और जो शा है इसके योग से निर्मित व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञा या झा, बहुत पूछे जाते हैं ये चारों संयुक्त व्यंजन। बताना है आपको का और शा के योग से निर्मित व्यंजन कौन सा होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन आ सही हो जाएगा। छा जो है आपका बनता है। बाकी त्रा और ज्ञा भी आपके होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है ड़ इया ज्ञा ड़ न म गण, इसको हम पढ़ते क्या है? यम गणनम पढ़ते हैं आप, संस्कृत में जो सूत्र होता है। तो वर्ण आपको बताने अनुनासिक, निरुनासिक, अनुस्वार या विसर्ग में से 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपके अनुस्वार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 कह रहा है अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से जो है वो व्यक्त करते हैं। यहाँ पर अनुस्वार पूछा गया है, वहां पर अनुनासिक पूछा गया था, इस चीज का ध्यान दीजिए। तो 4 ऑप्शन में छाटिए जल्दी से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका बिंदी सही हो जाएगा। जब केवल बिंदी की बात की जाती है अनुस्वार, चंद्र बिंदी की बात की जा रही है तो अनुनासिक। अगला प्रश्न 61 कह रहा है 10 अंक के बड़ों अंकों में सबसे बड़ी इकाई क्या है? अच्छा प्रश्न है, तो आप लिख कर देख लीजिए। आप क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से कितनी तक लिखेंगे? 9 और 10 तक लिखेंगे। तो इकाई की बात की जा रही है। 10 में आप देखेंगे तो इकाई 0 है, और 9 में देखेंगे तो इकाई 9 है। यहाँ पर पूछा गया था 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपकी 9 है। सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इकाई देखना है। जैसे 10 में आप ये ना सोचिएगा 10 बड़ी संख्या है तो 10 लगा के चले हैं। 10 में भी आपको इकाई देखनी है। अगला प्रश्न 75 पूछा गया सम संख्या, विषम संख्या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी 75 एक विषम संख्या है। सम संख्या आपकी 2, 4, 6 इस गुणज में होती है। विषम संख्या आपकी 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से होती है। तो आपकी 75 क्या है? एक विषम संख्या है। अगला प्रश्न कह रहा है आरोही क्रम बताना है आपको। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, इसको भी ध्यान रखिए। जब बात की जाए आरोही की, तब आपको छोटे से बढ़ते क्रम में जो है वो जाना है। और जब अवरोही की बात करें, यहाँ पर वा लग जाए, अवरोही, अवरोही की बात की जाए, तब इसी का उल्टा कर दीजिए, बड़े से छोटे क्रम में। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? आरोही पूछा गया, यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में आप देखेंगे। तो यहाँ पर छोटे से बढ़ते में देखिए कौन सा है? 3, 4, 7, 9, 11 है। तो यही आप बिल्कुल सही लगा देंगे। 3, 4, 7, 9, 11 ये आपका आरोही क्रम है। और ये भी देख लीजिएगा इसमें सभी हैं कि नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में आपको दे रखा है। 64 प्रश्न कह रहा है गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, भाग, गुणा दोनों या केवल जोड़ना। केवल तो नहीं हो सकता, क्यों? केवल जोड़ के आप पूरा गणित का कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो जोड़ घटाना भी होता है, भाग गुणा भी होता है। तो आवा बा दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, या सभी को, यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आप कहेंगे केवल इकाई से तो पूरा जोड़ हो नहीं जाता, 2 अंकों की है तो उसमें दहाई को दहाई से जोड़ते हैं। तो सभी आपका यहाँ पर सही होगा। कंफ्यूज आपको प्रश्न जरूर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब आप जोड़ने का काम करते हैं, जैसे 25 लिखा है, इसमें 25 ही जोड़ना है,
तो आप 5 में 5 जोड़ रहे हैं तो इकाई ये भी है, इकाई ये भी है, तो इकाई में इकाई जोड़ रहे हैं तो आपका 10 होगा जाके। तो आप यही सोचेंगे अरे इकाई में इकाई जोड़ते हैं और आ को ऑप्शन को टिक करके चले जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ की क्रिया में बाद वाली जो संख्या है दहाई, उसको नहीं जोड़ेंगे क्या, उसको छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, तो दहाई को दहाई से भी जोड़ते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा से भी, तो सभी आपका सही हो जाएगा। 66 प्रश्न कह रहा है कि गुणा जो है इसमें संक्रियाएं होती हैं, गुणे, गुणक, गुणनफल या सभी, तो आप कहेंगे तीनों होती हैं, तो सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 कह रहा है कि दहाई में कितनी इकाई होती हैं? 3, 5, 15, 13 या 10, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। एक दहाई की बात की गई है, तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो 10 आपका सही हो जाएगा। एक दहाई में 10 इकाई होती हैं, 1 इकाई 2 इकाई ऐसे करके तो आपकी 10 इकाई मिलकर जो है वो एक दहाई बनाएगी, तभी तो आपका 10 संख्या बनेगी। 68 प्रश्न कह रहा है कि 2 सैकड़े जो है उसमें कितनी जो है वो इकाई होती हैं? 20, 50, 100 या 200, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 2 सैकड़े का मतलब क्या होगा? 2 सैकड़े का मतलब होगा 200, और 200 में कितनी इकाई होंगी? तो 200 ही तो इकाई हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एक इकाई है तो एक जो है आपकी इकाई है तो एक ही इकाई के बराबर होगी। पर अगर 10 इकाई आपका की बात की जाए कि 10 इकाई किसके बराबर है, तो आपकी एक इकाई के बराबर होती है। तो 200 आपका 200 जो है वो इकाई के, 200 2 सैकड़े को आप 200 लिखेंगे तो वो 200 आपकी इकाई के बराबर हो जाएगा। 69 प्रश्न कह रहा है 3 सैकड़े में कितनी दहाई होती हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 3 सैकड़ों को आप 300 लिखेंगे, 300 यहाँ पर दहाई पूछा गया, अगर इकाई पूछा होता तो 300 ही आपकी इकाई हो जाती, पर दहाई पूछा गया, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो दहाई निकालने के लिए आप 10 से डिवाइड कर देंगे, इसे 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से ये 0 कटेगा तो 30 बचेगा आपका। सा आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा सारी चीजें। 70 प्रश्न देखते हैं, एक सैकड़ा बराबर होता है, तो एक सैकड़ा बराबर का मतलब, एक सैकड़ा हम किसको कहते हैं? 100 को कहते हैं। तो एक 100 सैकड़ा 5 दहाई के बराबर होता है, 7 दहाई के, 9 दहाई के या 10 दहाई के। तो आप सभी जानते हैं 10 दहाई के बराबर होता है आपका एक सैकड़ा। एक जो दहाई है उसमें आपके 10 नंबर होते हैं, ऐसे 10 दहाई में 100 हो जाएंगे, तो वही आपका यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न 71, 5 प्रश्न शेष आपके रह गए, लास्ट वाला प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, तो बने रहिएगा अंतिम तक। 134 में इकाई का अंक कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है, तो इकाई का अंक आप जानते हैं, ये 4 आपकी इकाई है, 3 आपका दहाई है, 1 आपका सैकड़ा है, तो 4 आपकी इकाई है, तो सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइम भी मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, सुबह 11 बजे की चतुर्थ सेमेस्टर की टाइमिंग है और शाम 8 बजे की भी फोर्थ सेमेस्टर की टाइमिंग है। ये 2 टाइमिंग है लाइव की, आप आ जाइएगा, नोटिफिकेशन ना मिले तो भी, नोटिफिकेशन मिले तो भी, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो ऐड हो जाइएगा, वहां पर भी नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं। 72 प्रश्न कह रहा है 84 में कितनी इकाई है? 12, 24, 36 या 84? तो आप क्या कहेंगे? 84 में इकाइयों की संख्या भी तो 84 ही है, तो बिल्कुल द आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 38 में कितनी दहाई है? 4, 3, 5 या 8, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका 38 में अगर बात करें तो 30 तक आपकी दहाई है, क्योंकि एक जो दहाई होगी उसमें 10 आपकी इकाई आती हैं, तो यहाँ पर 38 तक लिखा है, यानी कि 30 तो आपकी साफ साफ आप देख पा रहे हैं कितनी दहाई है। 30 तो आप कह सकते हैं इकाई देख पा रहे हैं, और उसके आधार पर दहाई की संख्या 3 जो है आपकी हो जाएगी। इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ। 38 में पूछा गया था कितनी दहाई है, तो आप 8 तक नहीं जाएंगे क्योंकि दहाई पूछा गया। जब ये 40 कंप्लीट होता तब आप अगले वाले नंबर तक जाते हैं। तो 38 में कितनी दहाई है? केवल अगर 10 की बात करें तो उसमें एक जो है आपका दहाई होगा, 20 तक जाएंगे तो 2 दहाई होगा, 30 तक जाएंगे तो 3 दहाई होगा, और 40 तक गए ही नहीं है तो 3 ही दहाई होगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 प्रश्न कह रहा है 10 इकाई के योग को क्या कहते हैं? 1000, सैकड़ा, दहाई या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सा दहाई सही हो जाएगा। 10 इकाई के योग को दहाई जो है हम कहते हैं। इस पर पेस्ट ऊपर मैंने प्रश्न भी कराया। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद लास्ट वाला जो इसके 76 वाला प्रश्न है वो हम आपसे पूछेंगे। 74 प्रश्न में पूछा गया था 10 इकाई के योग को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया 10 दहाई के, इतना अंतर है खाली। यहाँ पर क्या पूछ लिया गया? 10 दहाई के योग को क्या कहते हैं? सैकड़ा, 1000, 10,000 या इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी जानते हैं 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आपका आ वाला ऑप्शन यानी कि सैकड़ा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हो गए हमारे समाप्त। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, उस वीडियो का प्रश्न पूछने से पहले जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी करते रहिएगा।
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी टेडेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसके लिए मैंने कहा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए आप तक पहुंच सके। तो ये प्रश्न आपके लिए है कि हिंदी में जो स्वर हैं वो कितने होते हैं, 10, 11, 9 या 14? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो, और जितनी भी मैराथन, एमसीक्यू, वन लाइनर है पहले के बैचेस के लिए आपके करा चुके हैं, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।